हो गया क्लियर सारी प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको अच्छी तरह बता दी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता दी, इकोनॉमी क्या होती है वो बता दिया गया मैंने आपको, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी क्या होती है वो बता दिया गया। मोटा मोटा टॉपिक आपका यही खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आपका आता है इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांच है। ठीक है, आपके वैसे तो जितनी मर्जी हो हमें मतलब नहीं है, हमारे कोर्स में 2 ब्रांच है, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? एक को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्क क्या है? माइक्रो ई छोटा है, मैक्रो ए बड़ा है। ठीक है, छोटा मतलब माइक्रो, बड़ा मतलब मैक्रो। ठीक है, whenever we are studying about the individuals it comes under the study of micro। आपके 11th में सारी स्टडी इंडिविजुअल में चलेगी, इट विल नॉट गो फॉर एंटायर इकोनॉमी। यानी इंडिविजुअल हेमंत की डिमांड क्या है, मॉडल टाउन की मार्केट की डिमांड क्या है, ठीक है, किंग्सवे कैंप की डिमांड क्या है, कमला नगर की डिमांड क्या है, आजादपुर की डिमांड क्या है, उसकी मार्केट की डिमांड क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं इसमें। तो ये चलेगी आपका माइक्रो में। ठीक है, अब मैक्रो पे आ जाओ। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एंटायर इकोनॉमी कि इंडिया की डिमांड कितनी है, इंडिया की सप्लाई कितनी है, इंडिया में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितना है, बड़े बड़े वर्ड जो होते हैं वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो छोटी छोटी पढ़ाई जो है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की बात जब हम करते हैं वो आती है माइक्रो के अंदर, बड़ी बड़ी की बात करते हैं वो आती है मैक्रो के अंदर। मोटा मोटा डिफरेंस तो यही है। ठीक है, माइक्रो का माइक्रो। ठीक है, अच्छा एक और डिफरेंस क्या है आपके लिए? माइक्रो में आपके लिए 11th में है माइक्रो, ठीक है, और 12th में मैक्रो है। तो एक डिफरेंस ये भी होगी कि हमने इस 11th में माइक्रो पढ़नी है और 12th में हम मैक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो समझ आप हो गया। आगे देखता हूं, आगे क्या है? माइक्रो का जो मेन एम होता है ना, याद रखना, प्राइस की डिटर्मिनेशन होता है कि ये जो मैंने 100 रुपए लिखा है ये डिसाइड कैसे हुआ है। इनको जोड़ा गया है तो डिसाइड हुआ है, जितनी कॉस्टिंग आई मेरी उतना प्राइस मेरा बढ़ गया। ठीक है, तो माइक्रो का मेन एम होता है प्राइस की डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस की डिटर्मिनेशन माइक्रो का मेन एम है, माइक्रो का, माइक्रो विद प्राइस। ठीक है, प्राइस की डिटर्मिनेशन हमेशा डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है। जो हमने चैप्टर जो पढ़े ना मेन पीछे 2, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इसलिए पढ़ा गया है कि जहां पे डिमांड और सप्लाई मिल जाते हैं आपस में उसको कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट। वहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है। अगर आपको डायग्राम याद हो डिमांड सप्लाई का, ये डिमांड है ये सप्लाई है, जिस पॉइंट पे ये मिले हैं इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। यहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो माइक्रो का मेन एम प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो मैक्रो का भी मेन एम होता हो कुछ ना कुछ। मैक्रो का मेन एम नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है जी, मैक्रो का मेन एम नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन होता है। माइक्रो का मेन एम प्राइस डिटर्मिनेशन, मैक्रो का मेन एम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। माइक्रो के टूल्स कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैक्रो के टूल कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, या टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई ऑफ ए कंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है इंडिविजुअल डिमांड, फर्म की डिमांड, मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड्स। राइट, ये माइक्रो के एग्जाम्पल है। मैक्रो के कौन कौन से एग्जाम्पल है? एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या है, प्राइस लेवल पूरी कंट्री का, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है पूरी कंट्री का, नेशनल इनकम क्या है पूरी कंट्री की, बजट क्या है पूरी कंट्री का, दैट कम्स अंडर मैक्रो की स्टडी। ठीक है, तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं, कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं, मैं कराऊंगा एग्जाम्पल अच्छी तरह। इसके अंदर पूछेंगे एग्जाम्पल में माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा। ठीक है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंशिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैंने आपको 3-4 लाइनें बोली है वही लिखनी होती है। ठीक है, माइक्रो इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, मैक्रो इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी और कंट्री। ठीक है, माइक्रोज मेन एम इज प्राइस डिटर्मिनेशन, मैक्रोज मेन एम इज नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। Micro's tools are demand and supply. Macro's tools are aggregate demand and aggregate supply. Micro's examples are price determination of individual unit, pen, pencil, whatever. ठीक है, macro examples are national income, unemployment level,
प्राइस लेवल, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, माइक्रो मैक्रो। उसके बाद अब मेरा ध्यान देना इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर एक ना एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उस टॉपिक को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कुछ भी बोल दो। कुछ फ्रंटियर बोलते हैं, कुछ कर्व बोलते हैं, हम कर्व बोलेंगे, हम कर्व बोलेंगे। अब ये होता क्या है? मैंने आपको बोला था प्रोडक्शन के ऊपर गेम चलेगी हमारे, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि रिसोर्सेज स्केयर है, ठीक है, स्केयर नहीं, स्केयर्स है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके। तो लिमिटेड रिसोर्स में क्या होता है? डेफिनेटली या तो आप प्रोडक्शन इसकी कर लोगे या उसकी कर लोगे। सब चीजों की प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते। आपके पास 10,000 रुपए में है, ठीक है, 10,000 रुपए में आपको मैं बोल रहा हूं जो प्रोडक्शन करो सब चीजों की, कर लोगे? आप बोलोगे सर पागल हो गया, 10,000 के अंदर या तो मैं पेन की प्रोडक्शन कर दूंगा, या मैं पेंसिल की कर दूंगा, या मैं मोबाइल की कर दूंगा, मोबाइल तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, या मैं बुक्स की कर दूंगा, या मैं फोटोकॉपी की मशीन ले लूंगा। आई कैन नॉट टेक ऑल दीज फोर थिंग्स, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेल्प करेगा, ठीक है, कि आपने रिसोर्सेज कहां लगाने हैं, कि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेल्प करके बताएगा। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, मेरा तरीका है याद करवाने का। देखते हैं, अभी इंटरेक्शन नहीं ऐसे करता हूं। इसी वर्ड को ध्यान से पढ़ो जो मैंने वर्ड बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डेफिनेटली है। मैंने आपको डिमांड और सप्लाई में कर्व बताया था। कर्व कैसे याद करते हैं? इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ, नाम से निकाल रहा हूं आंसर, देखो ध्यान से, देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज a diagrammatical representation of all production possibilities, of all production possibilities। हो गया याद? देखो, उसके नाम से निकाल रहा हूं मैं इसका मतलब। अब कर्व है, ठीक है, तो कर्व किससे बनता है? एक्सिस से बनता है। कितने एक्सिस होते हैं हमारे? 2, एक्स और वाई एक्सिस। तो वही जोड़ना है इसके अंदर। इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज। कितनी? 2 कमोडिटीज। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन होती है कर्व की। कर्व के ऊपर मैं सिर्फ 2 दिखा सकता हूं, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। अगेन, बिकॉज इट इज ए कर्व, तो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 कमोडिटीज। ठीक है, अभी रिसोर्स तो डाल दो जो 10,000 रुपए दिए हैं मैंने, बस। विद, ऊपर ले लेता हूं, with given resource and technology। बस डेफिनेशन आ गई है आपके 1 नंबर। क्या दिक्कत है? मुश्किल है? लिख लो इसको, पढ़ लो इसको।
हाँ जी लिख ली। इतना अच्छा करवाना है मैंने ये टॉपिक आपको कि मैडम क्वेश्चन पूछेगी बाद में आपका आंसर पहले आएगा। क्या होता है जी, इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। फिर अगर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आएगा आगे, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड कर्व। बता सकते हैं भाई, 3 का है, 4 का है, 5 का है। ठीक है, देखो यहां पे मेरे को आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो शेड्यूल मैं बना रहा हूं, आपको वही शेड्यूल रखना है। अपना शेड्यूल नहीं बनाना है इसके अंदर। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इस शेड्यूल में। आपको मैं रीजन बताऊंगा बाद में। तो अब बात कर रहे हैं हम ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो पहला वर्ड आएगा यहां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, ठीक है, ओके। कितनी कमोडिटी है? 2। यहां डाल दो गुड एक्स, यहां डाल दो गुड वाई। मेरे साथ हो, 2 गुड लेनी है हमने, गुड एक्स गुड वाई, कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई। ये एग्जांपल ले लो, राइस वीट, राइस ले लो, यहाँ वीट ले लो, राइस ले लो, यहाँ गन ले लो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। मैंने गुड एक्स वाई डाल दी। ठीक है, एक कॉलम और बनाना है यहाँ पे, उसको बोलते हैं MOC या MRT। ये कॉलम और बनाओगे, ये समझाऊंगा अभी अच्छी तरह, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो अच्छी तरह आएगा। ठीक है, ये मैं नीचे इसे मिटाऊं, ये मैं शेड्यूल भी खुला खुला बनाऊंगा ना। हाँ जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं। जो मैं बना रहा हूं वही बनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में A आएगा, B आएगा, C D E F। ठीक है नी, आगे देखते हैं कैसे बनता है। गुड एक्स स्टार्ट करोगे 0 से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 तक ले जाऊंगा, चलो अभी 5 देखते हैं। ये स्टार्ट करना है आपने 21 से। किससे स्टार्ट करना है? 21 से। ठीक है, फिर आपको 1 कम करना है। ठीक है, फिर आपको 1 कम करना है। ठीक है, फिर ये तो सिंपल रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी सिंपल है, ABCDEF। इसी कॉलम में ध्यान देना है आपको। ये 21 है, कितने का फर्क आया है? 1 का। कितने का फर्क आया है? 1 का। आगे फर्क आएगा 2 का, यानी 21 से 20 हुई है तो दूसरा बचेगा 18। ठीक है, जो लिखा है उतने का फर्क लेके आना है। ठीक है, यहां कितना लिखा है? 3, तो यहां हो जाएगा 15। सिंपल है याद करने का तरीका। यहां कितना है? 4, यहां हो जाएगा 11। मेरे साथ हो बेटा। यहां कितना फर्क है? 5, तो यहां हो जाएगा 6। ठीक है, G तक ले जाओ, 6 तक ले जाओ। ये कितना फर्क हो गया? 6 का फर्क हो गया तो हो गया 0। बस ये बना दिया, याद करवा दिया। स्टार्ट 0 से करा मैंने, 1 2 3 4 5 6, गुड एक्स दिखाया। कितने का फर्क आना चाहिए? 1 का, यहां 1 का फर्क दिखा दिया। लिख दू यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, शेड्यूल में लिखना नहीं है, समझाने के लिए ऐसे हटा ही देता हूं।
शेड्यूल यही बनेगा आपका। ठीक है ना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दुलारों, ठीक है। अब जो फर्क दिखाया है उसको रेशो में यहां दिखा दो, बस कुछ नहीं करना। पहले में डैश आएगा हमेशा, क्योंकि ऊपर क्या था हमें कुछ नहीं पता। फर्क कितना आया यहां पे, ये है 1 का, ये है 1 का, तो यहां आ जाएगा 1:1। क्या आ जाएगा 1:1। ये कितने का फर्क है 2 का, यहां आ जाएगा 2:1, यहां एक ही रहेगा हमेशा। ये कितने का है 3 का, यहां आ जाएगा 3:1। ये कितने का है 4 का, यहां आ जाएगा 4:1। ये कितने का है 5 का, यहां आ जाएगा 5:1। ये कितने का 6 का, यहां आ जाएगा 6:1। ठीक है, इसका जो तरीका निकालने का उसको ही मैं समझा देता हूं आपको। हमारी दिल्ली का मालिक कौन है? दिमाग में केजरीवाल आता होगा, है ना? नहीं, दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। और किसी भी यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, मालिक जो होता है, बॉस जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एलजी होता है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, कौन होता है? एलजी, जो बाजवा है हमारी दिल्ली का। ठीक है, तो एलजी वर्ड याद रखना, इतनी स्टोरी बता दी, वो एलजी के लिए बताई है मैंने। ये एमओसी कुछ नहीं होता, L/G होता है। ठीक है, लॉस बाई गेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉस बाई गेन। एक का लॉस हुआ, कितना गेन हुआ? 1 गेन हुआ। ये लॉस हुआ यहां पे, ये गेन हुआ। ठीक है, ये लॉस हुआ, ये गेन हुआ, ये लॉस हुआ, ये गेन हुआ। क्योंकि रिसोर्सेज कितने हैं? लिमिटेड हैं। आपको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ाने के लिए। तो यहां मैं एक गुड को कम कर रहा हूं, दूसरी को बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एमओसी क्या होता है? जो लॉस हुआ है वो ऊपर आएगा, जो गेन हुआ है वो नीचे जाएगा। यानी यहां पहले केस में क्या हुआ है? 1 का लॉस हुआ, ये 1 का लॉस हुआ यहां पे, और गेन भी 1 का हुआ, तो 1:1 आ गया। दूसरे में क्या हुआ है? 2 का लॉस हुआ, 1 का गेन हुआ, 2:1 आ गया। तीसरे में क्या हुआ है? 3 का लॉस हुआ, 1 का गेन हुआ, 3:1 आ गया। हमेशा ये ऐसे आएगा, L/G। ठीक है जी, ये आप शेड्यूल नोट कर लो, इसको मिटो दो आप आराम से, ये नोट कर लो। ठीक है, समझ ना आए तो पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके कर लो। ठीक है, मैं वैसे यही टॉपिक कराऊंगा 2 या 3 बार, आराम से आगे कर लो, आराम से, कोई टेंशन नहीं। मैं कर्व बनाऊंगा यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी A B C D E F और G। ठीक है, क्योंकि बात हम कर्व की कर रहे हैं, तो कर्व के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, कर्व बनाना ही पड़ेगा। आपको मैंने थोड़ा इन कर्व्स के बारे में बता रखा है, वैसे डिमांड सप्लाई के अंदर आपको मैंने ये बता रखा है कि जब भी किन्हीं 2 चीजों का रिलेशनशिप नेगेटिव या इनवर्स होगा, ठीक है, तो उसका डायग्राम हमेशा ऊपर से नीचे बनेगा। यहां पे भी 1 बढ़ रहा है तो 1 कम हो रहा है, 1 बढ़ रहा है 1 कम हो रहा है, 1 बढ़ रहा है 1 कम हो रहा है, जैसे प्राइस और डिमांड होता है, तो डायग्राम इसका भी ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक है, 100% डायग्राम इसका ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक है जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा हमेशा। पहला पॉइंट, जब भी किन्हीं 2 चीजों का रिलेशनशिप नेगेटिव या इनवर्स होता है, उसका डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी किन्हीं 2 चीजों का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, उसका डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। यहां पे ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर दिखाएंगे हम गुड वाई। ठीक है, यहां दिखाएंगे हम गुड एक्स। ठीक है जी, तरीके से बनाते हैं इसको।
0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 21 तक तो 3 का ले लेते हैं, 3 का, 3 यहां भी आ रहा है, 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 तो इसको 3 3 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। ये तो एक का ही है, एक, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना बन जाएगा आपका। पहला पॉइंट क्या है, गुड एक्स 0 गुड वाई 21, गुड एक्स 0 गुड वाई 21, पहला पॉइंट ये हो गया, ये आपका ए, ठीक है। आप भी साथ साथ ड्रॉ करो इसको, स्केल और पेपर प्रॉपर सेंटीमीटर लेके करना, ठीक है। दूसरा 1 पे 20, 1 पे 20 तो 21 यहाँ है तो 20 यहाँ होगा, ठीक है, ये बी हो गया। तीसरा 2 पे 18, 2 यहाँ है तो करीब करीब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 3 पे 15, 3 यहाँ है तो करीब करीब 15 यहाँ हो जाएगा। 4 पे 11 करीब करीब इधर हो जाएगा। 5 पे 6 तो 5 पे 6 इधर हो जाएगा, और 6 पे 6। तो ये जो कर्व ऐसे जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। हमेशा कनकेव बनेगा, कनकेव, क्या बनेगा, कनकेव। कनकेव क्यों बनता है कर्व? पहली बात तो डायग्राम ऊपर से नीचे बनेगा, राइट। अभी क्योंकि मैंने बोर्ड बनाया तो मेरे जो ये सेंटीमीटर है ना, ये प्रॉपर नहीं है। जब प्रॉपर बनाओगे तो कनकेव बनेगा डायग्राम। एक तो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों, क्योंकि इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है। एक बनेगा कनकेव क्योंकि एमओसी बढ़ती हुई है, ये बढ़ता हुआ है ना, ऐसे गोल में है, ऊपर की तरफ है। कनकेव चश्मा होता है ना, कनकेव माइनस का, ऐसे कनकेव है जैसे बल्ब होता है आपका, ठीक है। तो ये कनकेव बनेगा। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बनता है क्योंकि उन दो चीजों का रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, पहला पॉइंट। कोई भी डायग्राम कनकेव इसलिए बनता है क्योंकि एमओसी इज इंक्रीजिंग। क्या, ये एमओसी जो है ना इंक्रीजिंग है। 2 पॉइंट याद रखना, इसमें बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आएगा वाई पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्वेश्चन आएगा वाई पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आंसर आएगा बिकॉज गुड एक्स एंड गुड वाई इज हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। क्वेश्चन आएगा वाई पीपीसी कर्व इज कनकेव, इसका आंसर आएगा बिकॉज एमओसी इज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ पीपीसी, ठीक है। वो इंक्रीजिंग क्यों होती है वो बात की बात है, पहले ही आपका ये आंसर आएगा। इतना आप नोट कर लो, कनकेव पर लिख लो, ठीक है। मैं ये पॉइंट यहां भी देगा अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है। मैं यहां दिखा देता हूं, बी सी डी ई और एफ, बी सी डी और ई और एफ। आप भी इसको ऐसे बनाए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको समझाता हूं उनको थोड़ा अच्छी तरह, और 2-3 पॉइंट है इसके अंदर, वो समझाता हूं। पहले आप ये समझो, ठीक है। पॉज करके बना लो, मैं शुरू करता हूं इसको। अब याद रखना मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, विद द गिवन रिसोर्सेज, यानी जितनी भी कंट्री में रिसोर्सेज हैं सारे के सारे काम कर रहे हैं, राइट। कोई छुट्टी पे नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, सारे के सारे लेबर और रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी, मैक्सिमम, वो पीपीसी पे आएगी हमेशा, याद रखना, मैक्सिमम, ठीक है। हमेशा ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताएगा, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताएगा, एक्चुअल नहीं बताएगा, मैक्सिमम बताएगा। कि मान लो 100 बंदे काम करने वाले हैं कंट्री के अंदर, 100 के 100 काम कर रहे हैं, तो कितना प्रोडक्शन होगा,
दैट इंफॉर्मेशन विल बी गिवन ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या सबको काम मिला होता है? क्या कोई बेरोजगार नहीं होता? क्या सबके पास नौकरी होती है? कोई सब काम कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो एक इकोनॉमी हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर ऑपरेट करती है। यानी ये जो पॉइंट है, यानी ए बी सी डी ई एफ, ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम। ठीक है, ये है मैक्सिमम। लेकिन जो एक्चुअल इकोनॉमी कर रही होती है, क्योंकि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है उसके अंदर, तो अंदर मैं लगा दूंगा यहां पे पॉइंट कोई के पॉइंट ले लो आप। ठीक है, ये के जो पॉइंट है इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम जो प्रॉपर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे आ रहा है, पीपीसी पे आ रहा है। ये जो अंदर आ रहा है, अंदर, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं इसको? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रिसोर्सेज कहते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके एक बाहर दिखा देते हैं, यू पॉइंट दिखा देते हैं। ये यू पॉइंट वो है कि मान लो 100 रिसोर्सेज हैं आपके, एक कंट्री में 100 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो तो सारे इसके ऊपर आ गए। फिर ये क्या है? इसको बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, कि आप ऊपर जा रहे हो, अपने रिसोर्सेज से भी ऊपर जा रहे हो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं इसको, यू को बोलते हैं अनअटेनेबल। अनअटेनेबल। ठीक है, तो 3 पॉइंट होते हैं हमारे इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के पॉइंट, ये सारे ये डी वाला, ये ई वाला, ये एफ वाला। ठीक है, ये सारे पीपीसी के पॉइंट हैं। अंदर जो इसके अंदर होता है वो होता है अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज आपके पूरे यूज नहीं हुए। ठीक है, एक्चुअल में कंट्री यहां ऑपरेट करती है हमेशा। ठीक है, और एक यू पॉइंट बाहर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं अनअटेनेबल रिसोर्सेज। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बोले आपको, 3 तरह के ग्रुप दिए मैंने आपको। एक ग्रुप तो पीपीसी वाला हो गया, ए बी सी डी ई एफ, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम के भी बाहर अनअटेनेबल, एक मैक्सिमम के अंदर, कुछ बंदे बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा उनको, तो बीच वाला पॉइंट होता है अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, और बाहर वाला पॉइंट होता है अनअटेनेबल। और सारे पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर होते हैं ये होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद मैं जो टॉपिक कराऊंगा इसी के अंदर, इसकी और आगे बढ़ाऊंगा एप्लीकेशन आपको। ठीक है, पीपीसी में अभी आपके पैरेलल नीचे, पैरेलल ऊपर 2 और रोटेशन 3। ठीक है, 4, यही डायग्राम की 4 और चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, डोंट वरी अबाउट इट। वो मैं अभी आपको शुरू करता हूं।